Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the second chapter in history, and the name of the chapter is From Hunting Gathering to Growing Food. And in this chapter we are discussing about the earliest human being who were used to be hunter and gatherers, and that time is known as, that period is known as Paleolithic period or Old Stone Age. And then and the period of this Old Stone is from 2 million years ago to 12,000 years ago. ये जो पीरियड है 20 लाख या 2 मिलियन, 20 लाख या 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 12,000 ईयर्स पहले तक का जो टाइम है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड या ओल्ड स्टोन एज। और ये जो पैलियोलिथिक पीरियड था, इस समय में लोग जो थे वो हंटर और गैदरर होते थे। And then we have seen that from 12,000 years ago to 10,000 years ago, ये जो 2,000 years का जो पीरियड है, इस समय में बहुत सारे चेंजेस आए। ठीक है, एनवायरनमेंट में चेंज आया। एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया कि टेम्परेचर राइज करने लगा अर्थ का, एंड बिकॉज ऑफ दिस राइज इन टेम्परेचर what happened that the life of animal and human beings also started to change। कैसे चेंज आया, ये हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि वार्मथ के कारण, गर्मी के कारण ग्रासलैंड डेवलप हुए, जिसके कारण हार्बीवोरस एनिमल्स का नंबर इंक्रीज किया, जिसके कारण जो हंटर एंड गैदरर्स थे, स्पेशली जो हंटर्स थे, now they did not need to मूव, बहुत ज़्यादा उनको मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ने लगी। अब वो एक जगह पे काफ़ी एनिमल्स अवेलेबल हो गए, तो धीरे धीरे उन एनिमल्स को उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उनकी फूड हैबिट्स, उनकी ब्रीडिंग के टाइम, सब कुछ उन्होंने देखना शुरू किया, ऑब्जर्व किया, और वो हर्डर्स बन गए। मतलब एनिमल्स को पालने का काम जो है वो स्टार्ट हो गया बाय दीज पीपल हु वर अर्लियर हंटर एंड गैदरर्स। और इसी समय एक और चेंज साथ साथ में हो रहा था कि नए ऐसे ग्रास जो कि ग्रेन बियर करते हैं, ग्रेन बियरिंग ग्रासेस स्टार्टेड टू ग्रो नेचुरली बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर में राइज आता है उसके कारण ग्रेन बियरिंग जो ग्रास है वो अपने आप ग्रो करते हैं, जैसे वीट, राइस, बार्ली। और इनके ग्रोथ को भी इंसान जो है वो ऑब्जर्व करता है, उसको वो खा तो रहा ही है ग्रेन्स को, बट नाउ द ह्यूमन बीइंग्स आर ऑब्जर्विंग कि किस तरह से ये ग्रेन बियरिंग ग्रासेस पैदा होते हैं, क्या इनका टाइम होता है, कब वो राइप करते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे वो फार्मर्स बनते हैं, वो फूड को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से ये ट्रांजिशन होता है फ्रॉम हंटर गैदरर टू फूड ग्रोअर प्लस हर्डर। ठीक है, हंटिंग गैदरिंग से अब वो शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पर, फार्मर और हर्डर बन जाते हैं। तो ये जो बीच का टाइम है जो कि 2000 ईयर्स लॉन्ग पीरियड है, जिसको हम मेसोलिथिक पीरियड कह रहे हैं, जो कि 12,000 ईयर्स अगो इट स्टार्टेड 12,000 ईयर्स अगो एंड इट लास्टेड 10,000 ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये जो 2000 साल का जो पीरियड है, इसमें ट्रांजिशन आ रहा था, और इसके बाद का जो टाइम है यानी कि 10,000 ईयर्स अगो का जो टाइम है, दैट इज नोन एज नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो इस नियोलिथिक पीरियड में जो ये ट्रांजिशन था वो हो चुका था। लोग जो हैं वो फार्मिंग और हर्डिंग करना स्टार्ट कर चुके थे, और इसी के साथ एक न्यू वे ऑफ लाइफ जो है वो लोगों का स्टार्ट हो चुका था। न्यू वे ऑफ लाइफ में क्या आ रहा है कि पीपल स्टार्टेड टू लिव अ सेटल्ड लाइफ। अब वो स्टेबिलिटी उनके लाइफ में आ गई, बिकॉज नाउ दे आर growing food, and when they are growing food they need to live at the same place for a longer period। क्योंकि जब उन्होंने किसी भी बीज को, सीड को सो किया, उसको बहुत देखभाल की जरूरत पड़ती है।
फिर उस सीड में से सैपलिंग निकलती है, फिर वो एक प्लांट बनता है, फिर वो उसमें से ग्रेन आते हैं, है ना। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है और ये पूरा प्रोसेस होने में कभी कभी महीनों साल लगते हैं। तो अब इंसान जो है वो मूवमेंट वाला काम नहीं कर सकता था, एक नए लाइफ की तरफ वो शिफ्ट करता है जिसमें कि वो एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट कर देता है, एक जगह पर वो स्टेबली रहना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो घर बनाने लगते हैं। जैसे पहले जो जिस पैलियोलिथिक पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जब लोग हंटर एंड गैदरर होते थे तो वो नेचुरल केव्स में रहते थे, बट अब लोग घर बना रहे हैं। घरों में किसी भी मतलब ऐसा नहीं कि घर तो आज की तरह बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही डिफरेंट टाइप के हाउसेस होते थे, जिसमें कि एक हमने एग्जाम्पल देखा था कि बुर्जहम जो कि कश्मीर में है, वहाँ पे पेट हाउसेस बनते थे। पेट हाउसेस क्या हुआ कि ज़मीन के अंदर डिग करके गड्ढा बना के घर होता था, उसमें जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, सीढ़ियों से लोग नीचे जाते थे। और इस तरह के पेट हाउसेस इसलिए बनते थे ताकि जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है उससे बचा जा सके, जो ठंडक है उससे बचा जा सके, ठीक है। तो इस तरह से जो घर है वो बनने लगे। उसके अलावा ये भी होता है कि जो खाना कुकिंग का जो काम होता था वो कभी घर के अंदर भी होता था और कभी घर के बाहर भी होता था। इट वॉज डिपेंडेंट ऑन द वेदर, है ना, जैसा वेदर है उसके अकॉर्डिंगली ही कुकिंग होती थी। और इसके अलावे हमने ये भी देखा कि कुछ बहुत नए टूल्स इस समय में बने, क्योंकि ये पीरियड जैसे जो चेंज हो रहा है तो इसमें क्या है कि टूल्स तो स्टोन के ही बन रहे हैं, ये सारे स्टोन एज ही है ना। लिथिक का मतलब ही होता है स्टोन, तो नियोलिथिक इज ऑल्सो न्यू स्टोन एज। तो यहाँ पर भी जो टूल्स बन रहे हैं वो स्टोन के ही बन रहे हैं और कुछ नहीं बन रहा है। और इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जो अब जो टूल्स बन रहे थे स्टोन के ही थे, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आए, जैसे कि उनकी पॉलिश बहुत अच्छे से करके उनके जो एजेस थे, जो किनारा था ना, उसको एकदम शार्प कर दिया जाता था। ऐसा शार्प एजेस वाले टूल्स हमें पैलियोलिथिक पीरियड में नहीं देखने को मिलते हैं। ये नियोलिथिक पीरियड का ही बहुत ही खास जिसको हम कहेंगे फीचर था कि जो स्टोन टूल्स थे उनमें शार्प कटिंग एजेस बनने लगे थे, ठीक है। और इसमें ही हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से मॉर्टर और पेस्टल्स जो थे, जैसे ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, उनको पीसने के लिए, है ना, ये यूज़ किया जाता था। और ये जो मॉर्टर एंड पेस्टल्स हैं वो आज तक हम लोग इसको अभी भी यूज़ करते हैं। अभी भी इस तरह ये जो टूल है वो आज भी हमारे हाउस होल्ड में यूज़ होता है। हर घर में तो हम नहीं कह सकते, बट मोस्ट ऑफ द हाउसेज में ये आज भी मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक नए तरीके के टूल्स आने स्टार्ट होते हैं नियोलिथिक पीरियड में। बट हियर यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये ऐसा नहीं कभी होता है कि जब नई चीज़ आती है तो पुरानी चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो जो पैलियोलिथिक पीरियड के जो बड़े बड़े टूल्स होते थे, जो कि बहुत शार्प नहीं होते थे, वो टूल्स भी अभी मौजूद थे। दोज टूल्स वर स्टिल एग्जिस्टिंग और नए टूल्स भी आ गए। तो इस तरह से ये पीरियड हमारा, इसके बारे में हमने इतना सब कुछ जाना। इसमें एक और चीज़ था कि हमने मैप में आई टोल्ड यू कि जो एक मैप हमारे दिए हुए हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, जिसमें कि रेड ट्रायंगल से पैलियोलिथिक साइट्स को दिखाया गया था, उसी मैप में आप देखेंगे कि ब्लू स्क्वायर्स बने हुए हैं, जिनसे की में जो ब्लू स्क्वायर्स बने हुए हैं वो बता रहा है कि जहाँ भी ब्लू स्क्वायर्स हैं वो सारे कौन से साइट्स हैं, ऑल दोज आर नियोलिथिक साइट्स, ठीक है। इसमें हमने बुर्जहम को देखा था, इसमें हमने मेड़गढ़ देखा था, इसमें हमने पय्यमपल्ली देखा, चिरन देखा, है ना, तो दाउजली हर्डिंग देखा। ये सारे जो हैं वो नियोलिथिक साइट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आज हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से और भी चीज़ें मिली हैं। जो एक्सकवेशन हुआ नियोलिथिक साइट्स पे, जो एक्सकवेशन हुए वहाँ कुछ और भी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि अर्दन पॉट्स, ठीक है। अर्दन पॉट्स भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं।
अर्दन पॉट्स क्या हुआ, मिट्टी के बने हुए पॉट्स। अर्दन मतलब अर्थ मिट्टी है ना, तो मिट्टी से बने हुए पॉट्स भी हमें वहाँ पर मिले हैं। और ये जो पॉट्स मिले हैं ये कई बार डेकोरेटेड भी होते थे एंड दीज पॉट्स वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। जैसे कि हमने कल के क्लास में डिस्कस किया था ना कि जब पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग फूड, तो जो फूड ग्रो कर रहे हैं उसके साथ साथ उनको एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि उसको स्टोर करने की, जैसे जो ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको स्टोर करने की प्रॉब्लम, एक इशू आया कि कहाँ स्टोर किया जाए। तो उसके लिए बड़े बड़े अर्दन पॉट्स बनते थे। तो उस तरह के पॉट्स के हमें रिमेन्स जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए भी पॉट्स यूज होते थे। देन इन ऑर्डर टू कुक फूड, है ना, फूड कुकिंग के लिए भी जो अर्दन पॉट्स थे वो यूज किए जाते थे। जैसे राइस है, व्हीट है, लेंटिल्स हैं। लेंटिल्स क्या हुआ, दाल। ठीक है, तो आज भी यही हमारे स्टेपल फूड है, रोटी चावल दाल जो हम खाते हैं, है ना। तो उस समय भी उसी समय से ये सारे हमारे स्टेपल फूड बने और इनको कुकिंग करने के लिए इनकी वो अर्दन पॉट्स की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, इसी तरह से नाउ पीपल स्टार्टेड वीविंग क्लोथ्स। इसके पहले क्लोथ्स की वीविंग नहीं होती थी। जो पेड़ों के छाल, बार्क ऑफ द ट्रीज होते थे, उसको ही लोग क्लोथ की तरह यूज करते थे। धीरे धीरे इसमें भी चेंजेस आए। पीपल स्टार्टेड वीविंग द क्लोथ्स और उसमें कई तरह के मटेरियल्स यूज किए जाते थे। और ये वही नियोलिथिक पीरियड ही वो टाइम है जबकि कॉटन का भी ऐसा लगता है, it is not 100% sure, the archaeologists are not 100% sure about it, but it is highly possible that cotton had also started to be grown in this period only. ठीक है, तो इस तरह से वीविंग का भी काम होने लगता है। ठीक है, अब ये बात हमेशा हमें समझ के रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम चेंजेस की बात करते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड में पीपल जो थे वो हंटर गैदरर्स थे, देन ट्रांजिशन आया मेसोलिथिक पीरियड में एंड पीपल टर्न्ड फार्मर्स एंड हर्डर्स। बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसा नहीं होता है कि ये चेंज आने का मतलब ये नहीं है कि पैलियोलिथिक पीरियड में जो हंटर गैदरर्स थे वो सारे के सारे जो हैं वो फार्मर्स एंड हर्डर्स बन गए नियोलिथिक पीरियड में। ऐसा नहीं होता। जब भी चेंजेस आते हैं तो पुरानी चीज़ें भी मौजूद होती हैं और नई चीज़ें भी आ जाती हैं, दोनों चीज़ एग्जिस्ट करती है। और अगर हम आज के लाइफ में भी देखें तो आज भी पूरे अर्थ में, पूरी जो दुनिया है हमारी, जो वर्ल्ड है, उसमें आज भी ऐसी ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि आज भी हंटिंग गैदरिंग ही करती है। हमारे अंडमान निकोबार में इस तरह की ट्राइबल पॉपुलेशन है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के ट्राइबल बहुत कम हो गए हैं, इनका नंबर बहुत कम हो गया है, बट दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग, जो कि आज भी इतना ज़्यादा सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हो चुका है। आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि हर तरह से हम लोग एक मॉडर्न लाइफ लीड कर रहे हैं, इतनी फैसिलिटीज़ के साथ हमारी लाइफ हो गई, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं हमारे साथ, हमारा लाइफ इतना इजी हो गया है। जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल करने में अब हमें उस तरह की कंडीशंस नहीं रह गई। जैसे हमने बताया कि जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, उस समय एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट था, सर्वाइवल, कि कैसे सर्वाइव करना है। आज के समय में सर्वाइवल तो मतलब सर्वाइवल इज तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ही, लेकिन हमारा मेन कंसर्न ये नहीं होता है कि कैसे सर्वाइव करना है। हमारा मेन कंसर्न होता है कि हम कैसे अपनी लाइफ को और अच्छा बनाएं, कैसे और ज़्यादा फैसिलिटीज़ को अवेल करें, कैसे अपनी लाइफ में की क्वालिटी इम्प्रूव करें। तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय सर्वाइवल ही सबसे इम्पॉर्टेंट था। और आज अगर हम देखें तो आज इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है
कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ लीड करना चाहते हैं, लेकिन आज के समय में भी ऐसे ट्राइबल पॉपुलेशन है इस दुनिया में, अपनी कंट्री में भी है, जो कि आज भी वही प्रिमिटिव लाइफ लीड करते हैं। प्रिमिटिव मतलब वही पुराना वाला जो पैलियोलिथिक पीरियड का लाइफ था। दे आर स्टिल हंटर्स एंड गैदरर्स। ठीक है, तो कई बार होता है, मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ हंटर गैदर है, थोड़े समय वो फार्मिंग भी कर लेंगे जंगल में ही। वो जंगल पेड़ काट करके वो उसको बर्न करके वहाँ पे खेती भी कर लेते हैं थोड़े समय के लिए, फिर थोड़े समय के लिए हंटिंग गैदरिंग भी कर लेते हैं। तो इस तरह से कभी भी, ये सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में, आई एम नॉट टेलिंग यू इन दिस कॉन्टेक्स्ट ओनली, ये जनरल ट्रेंड यही होता है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो ऐसा नहीं होता है कि पुरानी चीज़ एकदम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, वो स्टिल एग्जिस्ट करती रहती है। तो अब जो नियोलिथिक पीरियड हम बात कर रहे हैं उसमें फार्मिंग भी हो रही थी, हर्डिंग भी हो रही थी, बट पीपल वर स्टिल हंटर्स एंड गैदरर्स, सारा काम साथ साथ हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपनी चीज़ों को तो पूरा कर लिया। अब हमें एक जो नियोलिथिक साइट जिसके बारे में हमने बात किया था, मेढ़गढ़ जो है, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में, इसके बारे में हम थोड़ा सा स्पेशल जानकारी लेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे, और ख़ास करके वहाँ कैसी लाइफ होती थी और आफ्टर डेथ क्या होता था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो सो वी विल कंटिन्यू दिस मेढ़गढ़। तो यू अगेन सी दैट मैप, जो मैप हमने हमारे बुक में दिया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जहाँ पे हमने नियोलिथिक साइट्स को देखा, जहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि मेढ़गढ़ जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट था। ये आज के समय में ये पाकिस्तान में पड़ता है ना। और अगर इसके लोकेशन को एग्जैक्टली हम देखें तो पाकिस्तान में, ये देखो इंडिया है, सपोज आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग ऑफ द मैप, ठीक है, तो डोंट गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम माई दिस ड्राइंग। मैप अच्छी नहीं बनेगी, बस मैं आपको एक आइडिया देने के लिए बता रही हूँ। ओके, ये सपोज करो ये इंडिया की मैप है। ठीक है, अब इंडिया जो है, इंडिया के वेस्ट में कौन है? इंडिया के वेस्ट में पाकिस्तान है। अब ये जो पाकिस्तान है ना, इसके ऊपर में अफगानिस्तान है। अगर नॉर्दर्न साइड में देखें तो पाकिस्तान का जो नेबर है वो अफगानिस्तान है, और अगर पाकिस्तान के इधर साउथ वेस्ट में देखें तो जो नेबर है वो ईरान है, नीचे वाले पोर्शन में। ठीक है, तो यही पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान समझ लो, ये तीनों जहाँ पर हैं, जहाँ पर मीटिंग पॉइंट है, वहीं पर एक पास है, बोलन पास। अब ये पास क्या होता है? पास जो होता है ना, जैसे जो बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, है ना, एकदम लाइन से उनकी माउंटेन रेंज होती है। हम लोग इसको ज्योग्राफी में पढ़े हुए हैं ना, माउंटेन रेंज के बारे में। अब उसके बीच में क्या होता है, एक पतला सा रास्ता जैसा होता है, जिससे कि हम इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं। सपोज ये हमारा बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है। ठीक है, अब अगर हमको इधर से इधर आना हो तो ये पूरा ऐसे घूम के आना पड़ेगा, है ना। अब क्या होता है कि अगर ये बीच में थोड़ा सा एक पास बना हुआ है, पास बना हुआ है मतलब बहुत ही संकरा सा होता है, नैरो होता है, जहाँ से कि हम क्रॉस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अब इधर से इधर आने में आपको एकदम शॉर्टकट हो गया, इतना घूम के नहीं आना पड़ता है। तो ये पासेस जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, खास करके ओल्डर टाइम्स में, क्योंकि पासेस के थ्रू सब लोग आना जाना कर सकते थे, ट्रेडिंग में बहुत आराम हो जाता था, ट्रैवलिंग में आराम हो जाता था। तो इसी को हम लोग पास कहते हैं, जो माउंटेन रेंज के बीच में एक नैरो सा एक रास्ता जो होता है, जिससे हम एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही ये बोलन पास जो है वो इस पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान वाला जो रेंज है उसके बीच में है। और यहाँ पर ये जो मेढ़गढ़ जो है, इसी बोलन पास के बगल में एक बहुत ही फर्टाइल लैंड में ये लोकेटेड है मेढ़गढ़। ठीक है, काफ़ी
ऑब्वियसली जो भी उस समय तो ऐसी लाइफ की सिचुएशन थी कि अगर वो फर्टाइल लैंड को ही वो चुनेंगे लोग ना, क्योंकि उनको सरवाइव करना है, तो वो जो मोस्ट सूटेबल लैंड होगा वो उसी को चुनते थे। तो इस तरह से मेड़गढ़ जो है वो काफ़ी फर्टाइल लैंड में सिचुएटेड है, ठीक है। और यही वो जगह है मेड़गढ़ में लोग जो है वो खेती करते थे, और खास करके किस चीज़ की खेती होती थी यहाँ पे बार्ली और वीट की खेती होती थी। बार्ली एंड वीट, ठीक है, की खेती यहाँ पर होती थी। एंड पीपल वर हर्डर्स ऑल्सो, फार्मर्स भी थे, हर्डर्स भी थे। और किन किन एनिमल्स का वो हर्डिंग करते थे, जिन एनिमल्स का वो हर्डिंग करते थे वो शीप और गोट थे, ठीक है। शीप एंड गोट्स की वो हर्डिंग करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि मेड़गढ़ जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज यहाँ पर बना था, जहाँ पर कि लोग सेटल्ड लाइफ लीड करते थे, हट्स बना करके रहते थे, ठीक है। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस में आते हैं। और यहाँ पर जब खुदाई हुई, जब डिगिंग किया इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो बहुत सारे एनिमल्स बोन्स जो हैं वो मिले हैं। एनिमल्स के बोन्स का जो मिलना होता है उसमें क्या देखा गया कि जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनके भी बोन्स मिले हैं, जैसे डियर है, पिग है, और कुछ उनके भी बोन्स मिले हैं जो कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हुए, जैसे कि शीप है, गोट है। तो जो एनिमल के बोन्स मिले हैं वो उससे हमें उस समय की लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे कि अगर हमें वाइल्ड एनिमल्स का भी बोन्स मिल रहा है और शीप और गोट जैसे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का भी बोन्स मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि लोग जो हैं वो दोनों तरह के कामों में एंगेज थे, ठीक है। पीपल वर एंगेज्ड इन फार्मिंग एंड हर्डिंग एज वेल एज हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। तो इसके अलावा जो और जो फाइंड्स मिले हैं मेड़गढ़ में वो क्या चीज़ का है, वो है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हाउस। जो हाउसेस मिले हैं वो स्क्वायर होते थे या रेक्टेंगुलर होते थे, ठीक है। और हर हाउस में जैसे कंपार्टमेंट्स होते थे, आजकल जब जिसको हम रूम कह सकते हैं, कि जो घर होते थे उसके अंदर 4 या मोर देन 4 कंपार्टमेंट्स भी हो सकते थे। यू विल सी इन योर बुक दीज कंपार्टमेंट्स आर सोन, कैसे एक घर जो है वो 4 पार्ट्स में बटा हुआ था, ठीक है। और ये जो कंपार्टमेंट्स थे दे वर यूज्ड एज स्टोरेज, उसको स्टोरेज की तरह यूज़ किया जाता था, ठीक है। मतलब हर किसी को नहीं, कोई एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट may have been used as storage, क्योंकि स्टोरेज हम लोग देख चुके हैं, जब फार्मिंग एक्टिविटी होगी तो स्टोरिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो ये घर जो है, रूम्स जो हैं वो स्टोरिंग के पर्पज से भी यूज़ किए जाते थे। और मेड़गढ़ में हम क्या देखते हैं कि एक और चीज़ जो कि जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है वो है कि जब पीपल की डेथ होती थी, जब लोगों की डेथ होती थी, तो उनके जो रिलेटिव्स होते थे, फ्रेंड्स होते थे, वो उनको बहुत रेस्पेक्ट देते थे डेथ के बाद। और उसके अलावा ये भी चीज़ देखने को मिली है कि लोग जो है वो डेथ के बाद भी उनका ख्याल रखा जाता था। ये माना जाता था कि डेथ के बाद भी किसी न किसी फॉर्म में लाइफ है, क्योंकि इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स, कई सारे चीज़ें मिली हैं, कई सारे ऐसे फाइंडिंग्स हैं जिससे ये समझ में आता है कि मेड़गढ़ में लोगों का ये बिलीफ था कि डेथ का मतलब ये नहीं है कि लाइफ अब है ही नहीं, उसके बाद भी उनकी यही सोच होती थी कि लाइफ इज स्टिल देयर, किसी न किसी फॉर्म में लाइफ जो है वो अभी भी है। और इसके लिए क्या किया जाता था कि ब्यूरियल किया जाता था, उनको बरी किया जाता था, BURY बरी कहते हैं। और इसी बरी इज क्या है,
अगर इंग्लिश के हिसाब से हम देखें तो BURY बरी क्या हुआ, दैट इज अ वर्ब, और जब हम उसको ब्यूरियल बना देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक नाउन बन जाता है। तो ब्यूरियल जो है वो इसी तरह का एक अरेंजमेंट था, क्योंकि ये माना जाता था कि जो जिनका डेथ हो चुका है उनके अभी भी उनके अंदर किसी न किसी फॉर्म में लाइफ इज स्टिल देयर, ठीक है। तो इस तरह से जो ब्यूरियल था वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे किया जाता था कि जो डेड पर्सन है उनके साथ गोड्स हैं, है ना, उनको भी बरी कर दिया जाता था। क्योंकि उनको लगता था कि जो इंसान मर गया है अभी भी उसमें किसी न किसी फॉर्म में लाइफ है, ठीक है। तो अगर लाइफ है तो उसको क्या होगा, खाने की नीड होगी। तो इसके लिए क्या किया जाता था कि जब उनको बरी किया जाता था तो उस डेड पर्सन के साथ साथ में ऐसा मिला है, ऐसा एक्सकवेशन में मिला है कि डेड पर्सन की जो बोन्स मिले हैं उसके साथ साथ गोट्स के भी बोन मिले हैं, तो गोट्स को भी बरी किया जाता था। तो ये एक तरह का सिस्टम जो था वो उस समय मेरगढ़ में प्रिवेल करता था। तो हमने मेरगढ़ के बारे में यही जानना है, उसका लोकेशन क्या था, वहाँ पर क्या लोग करते थे, किस तरह के क्या क्या कौन से क्रॉप्स वो ग्रो करते थे, कौन से एनिमल्स को रियर करते थे, उनका हाउस कैसा होता था, उनके डेथ के रिगार्डिंग उनके क्या व्यूज़ थे, और वो कैसे ब्यूरियल का क्या अरेंजमेंट किया गया था जाता था, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि यही टाइम है जिस टाइम में हमने देखा, जो भी हमने डेवलपमेंट हम देख रहे हैं अपने बुक में, जो भी हमने मेन चैप्टर के अंदर जो भी देखा वो सारे कहाँ के हैं, वो सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं। कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पैलियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, एवरीथिंग इज अबाउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब हमें ये भी तो जानना चाहिए ना कि वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में क्या हो रहा था, जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे इसी पीरियड के वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में, दैट शुड ऑल्सो बी नोन टू अस, है ना। तो उसी में कुछ यू विल सी दैट इन द, जब आपका बुक जहाँ पर चैप्टर एंड होता है वहीं पर एक बॉक्स बना होता है और उस बॉक्स में एल्सवेयर दिया होता है। तो ये एल्सवेयर यही बताता है एल्सवेयर व्हाट वाज हैपनिंग एल्सवेयर, बाकी जगहों में क्या हो रहा था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का तो हमने जान लिया, बट सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जानना इज नॉट कंप्लीट, है ना। थोड़ा सा हमें ये भी जानना चाहिए कि अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में क्या हो रहा था। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि फ्रांस में क्या हो रहा था, केव पेंटिंग से फ्रांस में भी इस तरह से लोग जो थे वो केव्स पे रहते थे पैलियोलिथिक पीरियड में, और केव्स पे पेंटिंग करते थे, ठीक है। सो दिस इज केव पेंटिंग्स इन फ्रांस। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि फ्रांस जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, यूरोप में है ना। यू मस्ट लोकेट अपने जो वर्ल्ड मैप है, एटलस है आपके पास, उसमें फ्रांस को यू मस्ट लोकेट, फ्रांस कहाँ पे है, ठीक है। और आपकी बुक में आप देखोगे कि एक बहुत ही खूबसूरत केव पेंटिंग जो है वो दिखाई हुई है कि किस तरह से केव में पेंटिंग किया जाता था। और ये जो पेंटिंग है उसमें एनिमल्स के बारे में ही दिखाया गया है, एनिमल को ही दिखाया गया है, क्योंकि हमारे लाइफ का एक, हमारे मतलब जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो थे वो एनिमल्स थे, एनिमल्स पे ही हमारा लाइफ पूरी तरह से डिपेंडेंट था। तो ये जो जिस जगह पे ये केव पेंटिंग मिली है, ये कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, कैसे इसके बारे में पता चला। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई 4 स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है, 4 स्कूल के बच्चे थे, उनसे हमें पता चलता है मोर देन 100 ईयर्स अगो, आज से 100 साल पहले इस साइट के बारे में पता चलता है फ्रांस में बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। और इस तरह के जो पेंटिंग्स दिख रहे हैं हमें बुक में नज़र आ रहे हैं, वो पेंटिंग आज से 20,000 से 10,000 ईयर्स अगो वो बना था। यानी कि कौन सा वो पीरियड हुआ, 20,000 से 10,000 ईयर्स अगो, वो पीरियड हमारा पैलियोलिथिक पीरियड ही होगा, और पैलियोलिथिक प्लस मेसोलिथिक, है ना। तो उस पीरियड में बना हुआ ये पेंटिंग है, और इसमें वही हमें एनिमल्स नज़र आते हैं, जैसे कि बाइसन है, वाइल्ड हॉर्सेस हैं, राइनोसोरस है, रेनडियर है,
इनको बहुत ही ब्राइट कलर्स पे दिखाया गया है, ठीक है। और ये जो कलर्स बहुत ही ब्राइट हमें नज़र आ रहे हैं, ये कैसे बने हुए थे कलर्स? उस समय कलर्स कैसे बनते थे? कलर्स जो थे वो मिनरल्स से बनते थे, जैसे आयरन ओर है, चारकोल है, उनसे कलर निकाला जाता था, उन कलर्स को यूज़ किया जाता था पेंटिंग में। और ये बहुत हाईली पॉसिबल है कि इस तरह के पेंटिंग्स किसी पर्टिकुलर स्पेशल ओकेजन्स पे बनाए जाते थे, और या फिर किसी स्पेशल रिचुअल्स के लिए बनाए जाते होंगे, ठीक है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हंटर्स जब हंटिंग के लिए जा रहे होते हों तो बनाया जाता। इट इज़ नॉट क्लियर, है ना, बहुत सारी बातें नहीं पता होती हैं, ये अंदाज़ा लगाया जाता है। जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था ना कि हिस्टोरियंस जो होते हैं ना, दे आर जस्ट लाइक डिटेक्टिव, कि वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जोड़ के एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा। कई बार उनका बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो जोड़ रहे हैं चीज़ों को, वो सही जोड़ लेते हैं और सही नतीजे पर पहुंचते हैं। कई बार उनको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तब वो पॉसिबिलिटी में बताते हैं। जैसे यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं हो पाई है हिस्टोरियंस को कि वो क्यों पेंटिंग करते थे, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर स्पेशल सेरेमनी में पेंटिंग किया जाता होगा, या फिर किसी स्पेशल रिचुअल के लिए पेंटिंग किया जाता होगा, या फिर जब कभी हंटर्स जो हैं वो हंटिंग के लिए जा रहे होते होंगे उसके पहले किया जाता होगा। इट इज़ नॉट क्लियर, बट पेंटिंग्स मिले हैं और ये पता चलता है कि मतलब लोग वहाँ पर अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स जो थे वो वहाँ पर रहते थे, और ये पेंटिंग्स 20,000 से 10,000 ईयर्स अगो का है। Okay, so with this we complete the class of today, and in the next class we will discuss some question answers. Okay.